सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन का ये जो मशहूर कथन है ना, वो 1962 के कश्मीर के सियासी गलियारों में गूंजता हुआ सा लगता है। बिल्कुल। आज हम उसी दौर की सियासत की एक बहुत ही जटिल कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जहां सत्ता और सुरक्षा और निजी महत्वाकांक्षाओं का एक दिलचस्प ड्रामा चल रहा था। जी, और ये ड्रामा खेला जा रहा था जम्मू और कश्मीर में। आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपा एक बहुत ही विस्तृत लेख। और ये लेख हमें सीधे 1962 में ले जाता है। उस दौर के दो सबसे बड़े राजनीतिक किरदारों पर। एक तरफ थे तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े चैलेंजर GM सादिक। उनके बीच की खींचतान पर यह पूरा लेख रोशनी डालता है। और देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, खासकर GS पेपर 2 के लिए, उनके लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, ये समझने के लिए कि कैसे पर्सनल इनसिक्योरिटीज और सत्ता का खेल एक संवेदनशील राज्य की पूरी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो इस कहानी की जड़ें, जैसा हमने कहा, बख्शी गुलाम मोहम्मद और GM सादिक की पुरानी दुश्मनी में है। हाँ, मतलब सीधी सी बात थी। एक को कुर्सी बचानी थी, दूसरे को कुर्सी चाहिए थी। यहाँ उसूलों की लड़ाई कम और सत्ता का खेल ज्यादा था। एक क्लासिक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ कह सकते हैं। और इस खेल में एक तीसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी भी था, दिल्ली। अच्छा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो इस बात से काफी परेशान थे कि बख्शी के भाई और बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो मार्च 1962 में उन्होंने बख्शी को साफ साफ कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सरकार, पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपने तौर तरीकों में सुधार लाएं। दिल्ली किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर सरकार की इमेज पर कोई दाग नहीं देखना चाहती थी। तो नेहरू की इस चेतावनी का असर क्या हुआ? मतलब बख्शी ने इसे चुपचाप तो नहीं सहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बल्कि इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल, एक राजनीतिक मौके में बदल दिया। असर तो हुआ, जैसे नेहरू ने साफ कर दिया था कि बख्शी के बेटे बशीर को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। तो बख्शी ने कहा, ठीक है, कैबिनेट छोटी कर देते हैं। लेकिन इस छोटा करने की आड़ में उन्होंने एक बहुत बड़ा पावर प्ले कर दिया। अच्छा, मतलब अपने विरोधियों को कमजोर कर दिया। हाँ, उन्होंने अपने वफादारों को तो रखा, लेकिन GM सादिक के खेमे के लोगों को, जैसे DP धर और मीर कासिम, उन्हें ऐसे मंत्रालय दिए गए जिनका कोई खास महत्व ही नहीं था। तो ये तो एक तरह से खुली बेइज्जती थी सादिक और उनके साथियों के लिए। बिल्कुल। और जो थोड़ी बहुत सुलह हुई भी थी ना, वो इस एक कदम से पूरी तरह खत्म हो गई। दुश्मनी फिर से सतह पर आ गई थी। और यहीं से मुझे लगता है बख्शी का असली खेल शुरू हुआ होगा। जब आपको लगे कि केंद्र भी आप पर दबाव डाल रहा है और आपके अपने लोग भी खिलाफ हैं, तो असुरक्षा तो घर कर ही जाती है। बिल्कुल। और जब कोई नेता असुरक्षित महसूस करता है तो वो अक्सर पैरानॉइड हो जाता है। बख्शी को लगने लगा कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उनका सबसे बड़ा डर था शेख अब्दुल्ला। वही शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त कश्मीर षड्यंत्र केस में जेल में थे। जी बिल्कुल। उन पर भारत से अलग होने की साजिश रचने का आरोप था। बख्शी को ये डर सताने लगा कि कहीं दिल्ली या सादिक का गुट उनकी पीठ पीछे शेख अब्दुल्ला से कोई सीक्रेट डील न कर ले। और अगर ऐसा होता तो उनका खेल खत्म हो जाता। हाँ, उन्हें यही लगा। तो इस डर से निकलने के लिए उन्होंने राजनीति का सबसे पुराना दाव खेला। कौन सा? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा। बख्शी ने अचानक उन लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया जिन्हें वो कल तक पाकिस्तान परस्त कहते थे। मतलब उन्होंने शेख अब्दुल्ला पर चल रहे केस को ही योगी बन गए। हाँ, और ये दोस्ती सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं थी। बख्शी ने शेख अब्दुल्ला के सबसे करीबी साथी मिर्जा अफजल बेग, जो प्लिबिसाइड फ्रंट चलाते थे, मतलब वो संगठन जो कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर रहा था, जी, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। यहीं पर एक बहुत ही अजीब किस्सा भी है जो ORF के लेख में बताया गया है, जो बख्शी की डेस्परेशन को दिखाता है। हाँ, वो बेटी की शादी वाला किस्सा। हाँ, अफजल बेग को अचानक एक कैंप जेल में शिफ्ट कर दिया गया और वजह क्या बताई गई? उनकी बेटी की शादी। और मजे की बात यह है कि असल में अफजल बेग की कोई बेटी थी ही नहीं। तो ये सिर्फ एक बहाना था। बिल्कुल, एक बहाना था ताकि बेग को एक आरामदायक जगह पर रखकर उनसे और अब्दुल्ला के बाकी साथियों से मुलाकातें की जा सकें। यह दिखाता है कि बख्शी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो क्या दिल्ली को मतलब इस सब की भनक नहीं थी? वो तो बख्शी पे नजर रखे हुए होंगे। दिल्ली में बैठे जो कश्मीर मामलों के पॉइंटमैन थे, वो बख्शी की नस नस से वाकिफ थे। उन्होंने तो 1957 में ही, यानी इस घटना से 5 साल पहले, नेहरू को एक सीक्रेट मेमो में चेतावनी दे दी थी। 5 साल पहले?
क्या लिखा था उस मेमो में? उन्होंने लिखा था, मुझे डर है कि भारत सरकार की पीठ पीछे कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। वो बख्शी की बदलती नीयत और उनकी गुप्त योजनाओं को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि बख्शी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है और वो भारत के हितों के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो एक तरफ बख्शी पर दिल्ली का दबाव था, दूसरी तरफ वो अपने ही राज्य में घिर रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद को डिफेंड कैसे किया? उनके पास ढाल क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ढाल बना अनुच्छेद 370। अच्छा। ये बहुत दिलचस्प है कि अनुच्छेद 370 कैसे एक राजनीतिक हथियार बन गया। जब इस सादिक का गुट, जिसे डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस या डीएनसी कहते थे, भारत के साथ और ज्यादा इंटीग्रेशन की बात करता, तब बख्शी विशेष दर्जे का कार्ड खेल देते थे। हाँ, तुरंत विशेष दर्जे और कश्मीरी पहचान की दुहाई देने लगते। लेकिन क्या वो सच में कश्मीरी पहचान को लेकर इतने चिंतित थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? देखिए, लेख तो यही इशारा करता है कि असली डर कुछ और था। क्या? बख्शी और उनके भाइयों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। उन्हें डर था कि अगर दिल्ली का कंट्रोल राज्य पर बढ़ गया तो इन सब मामलों की जांच हो सकती है और उनकी करोड़ों की संपत्ति पर आंच आ सकती है। अच्छा, तो अनुच्छेद 370 उनके लिए कश्मीरी पहचान से ज्यादा अपनी सत्ता और संपत्ति बचाने का एक कवच था। एक तरह से हाँ। ये टकराव कभी खुलकर भी सामने आया होगा, कैबिनेट में या पार्टी में? हाँ, आया था। एक कैबिनेट मीटिंग में तो जबरदस्त ड्रामा हुआ। क्या हुआ था? गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में कोई बयान दिया था। बख्शी ने उस बयान की तुलना जनसंघ के नेता बलराज मधोक के बयान से कर दी। अरे! इस पर सादिक बुरी तरह भड़क गए। क्यों? इसमें भड़कने वाली क्या बात थी? सादिक ने कहा कि ये वही ऐतिहासिक गलती है जो शेख अब्दुल्ला ने 1953 में की थी, जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच कोई फर्क नहीं समझा था। अच्छा। उनका मतलब था कि आप भारत के गृह मंत्री की तुलना एक विपक्षी नेता से करके केंद्र से सीधे सीधे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। और अनुच्छेद 370 पर क्या बहस हुई उस मीटिंग में? सादिक ने इस मीटिंग में बहुत मजबूत तर्क रखा। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद 370 एक भ्रामक स्वायत्ता है, एक इल्यूजन है। इल्यूजन? हाँ, और अगर दिल्ली इसे हटाना भी चाहे तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि इससे कश्मीर को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि ये कश्मीर और बाकी भारत के बीच एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी करता है। और बाकियों का क्या कहना था? मीर कासिम ने भी उनका साथ देते हुए कहा कि परमानेंट रेजिडेंट के अधिकार को छोड़कर इस आर्टिकल का कोई खास लाभ नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। बिल्कुल। एक तरफ सादिक का खीमा था जो कह रहा था कि हमारा भविष्य पूरी तरह भारत से जुड़ने में है, और दूसरी तरफ बख्शी थे जो अपनी सत्ता बचाने के लिए विशेष दर्जे का इस्तेमाल कर रहे थे। जी। और इस मीटिंग के बाद बख्शी और बौखला गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई जिसमें सिर्फ स्थानीय कश्मीरी पत्रकारों को बुलाया गया और दिल्ली या बाहर के अखबारों के रिपोर्टर्स को उन्हें आने से रोक दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे शेख अब्दुल्ला 1953 से पहले किया करते थे। और वहां उन्होंने अनुच्छेद 370 के पक्ष में जोरदार भाषण दिया। मतलब अब तक बख्शी पूरी तरह से घिर चुके थे, दिल्ली खिलाफ, कैबिनेट में विरोधी, और शेख अब्दुल्ला वाला दाव भी अभी पक्का नहीं था। जी। ऐसे में कोई भी नेता या तो टूट जाता है या फिर कोई बहुत बड़ा दाव चलता है। और बख्शी ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही चालाक दाव चला। क्या किया उन्होंने? उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला सिर्फ कश्मीर की अंदरूनी राजनीति का नहीं रहा, इसे एक बड़े कैनवस पर ले जाना होगा। तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी से 29 जून 1962 को एक प्रस्ताव पास करवाया। एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन से क्या होने वाला था? ये कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर बहस चल रही थी। इस प्रस्ताव में सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की कड़ी निंदा की गई कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो पहला निशाना अंतर्राष्ट्रीय था। इससे उन्होंने क्या हासिल किया? इससे उन्होंने खुद को भारत का एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश किया। दिल्ली को यह मैसेज दिया कि देखिए, मैं ही हूं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए खड़ा है। फिर प्रस्ताव में सोवियत संघ का धन्यवाद किया गया, जिसने उस बहस में भारत के पक्ष में वीटो इस्तेमाल किया था। ये उस वक्त की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के हिसाब से दिल्ली को खुश करने वाला कदम था। ठीक है, तो पहला पॉइंट, खुद को राष्ट्रवादी दिखाना। और क्या था उस प्रस्ताव में? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रस्ताव में कहा गया कि कश्मीर का भारत में विलय अंतिम और अपरिवर्तनीय है। फाइनल एंड इरेवोकेबल। जी। और 1948-49 के जनमत संग्रह जैसे पुराने वादे अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। मतलब उन्होंने प्लेबिसाइट की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाँ, और उसके तर्क भी दिया। कहा कि इन सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ संविधान सभा बनी,
चुनाव हुए, 2 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुईं, जबकि पाकिस्तान में तो मिलिट्री तानाशाही है, तो अब पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं। इस एक लाइन से उन्होंने पाकिस्तान और यूएन दोनों को एक साथ मैसेज दे दिया। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट था। लेकिन इसमें उनके अपने फायदे की चीज कहाँ थी? अनुच्छेद 370 का क्या हुआ? वही तो इस प्रस्ताव का असली दाव था। अच्छा। इन सारी राष्ट्रवादी बातों के बीच आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने बड़ी चतुराई से एक लाइन जोड़ दी। क्या लाइन थी वो? उन्होंने कहा कि राज्य का विशेष संवैधानिक दर्जा यानी अनुच्छेद 370 उन विशेष परिस्थितियों की देन है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अरे वाह। और साथ ही जनसंघ जैसे दलों पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग इसे हटाना चाहते हैं वो कश्मीर के लोगों को आजादी के फायदों से दूर करना चाहते हैं। मतलब एक ही तीर से कई निशान। बिल्कुल। एक ही प्रस्ताव से उन्होंने दिल्ली को दिखाया कि मैं आपका सबसे बड़ा हिमायती हूं, पाकिस्तान और यूएन को बता दिया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, और अपने घरेलू विरोधियों यानी सादिक गुट और जनसंघ को भी चुप करा दिया। ये कहकर कि अनुच्छेद 370 को छूना मतलब कश्मीर के लोगों के खिलाफ जाना। जी, इस एक दाव से उन्होंने अपने ऊपर बढ़ते सारे दबाव को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया। ये तो कुछ समय के लिए मिली राहत ही होगी। कश्मीर की राजनीति का तूफान इतनी आसानी से कहाँ थमता है। निश्चित रूप से ये एक अस्थायी शांति थी। बख्शी ने उस लड़ाई को तो जीत लिया, लेकिन जंग अभी बाकी थी। ये घटना दिखाती है कि उस दौर की राजनीति कितनी जटिल थी, जहां वफादारी और रणनीतियां रातों रात बदल जाती थीं। एक अमेरिकी पत्रकार थे विंसेंट शीन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि राजनीति क्रमिक निष्ठाओं का क्षेत्र है और वे हमेशा एक जैसी नहीं होती। सही बात है। 1962 का ये पूरा किस्सा इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। बख्शी और सादिक की लड़ाई सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी। नहीं। ये उस दौर के भारत के केंद्र राज्य संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और एक नया देश बनाने की चुनौतियों को दर्शाती है। और आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक, खासकर जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि विशेष दर्जा या स्वायत्तता जैसे बड़े राजनीतिक सिद्धांत भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के सामने कैसे हथियार बन सकते हैं। बख्शी के लिए अनुच्छेद 370 कश्मीर की पहचान से ज्यादा अपनी कुर्सी और अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने का एक कवच था। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे अक्सर इंसानी भावनाएं जैसे असुरक्षा और सत्ता बचाने की इच्छा काम कर रही होती हैं। जी, और ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर की राजनीति का एक सार्वभौमिक सच है। बिल्कुल। अगर ORF के इस लेख पर आधारित हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या राजनीतिक निष्ठाएं कभी स्थायी हो सकती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां पहचान और स्वायत्तता के सवाल हमेशा राजनीति के केंद्र में रहते हैं? इस पर सोचिएगा।